नमस्कार साथियों, राम राम। कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1। ठीक है, अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज कैसे हुई, क्या क्या यात्राएं रहीं, तो हम इसमें वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है। ठीक है, तो ये तुषार की रेल यात्रा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। क्वेश्चन ये है कि जो मानव थे वो आखिर तक क्यों थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि वो क्यों घूमते थे, है ना। ये मेंस के दृष्टिकोण से, हालांकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं होगा बट संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए वे पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो उनके लिए जो जैसे गर्म जो क्षेत्र होते हैं उनमें पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती, इसलिए वो का जो मुख्य स्रोत था उसमें से पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, अब आप अपने दिमाग में सोचिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है परंतु आपकी सोच को विकसित करता है। ठीक है, लेकिन अब आगे देखते हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो सबसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी है। बिल्कुल, इन चीजों की अगर जानकारी रहेगी तभी तो आप भोजन इत्यादि इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आपको जानकारी ही नहीं है कौन सा पौधे, किस पौधे से निकला हुआ खाद्य पदार्थ हमें खाना चाहिए, या फिर कौन सा पौधा से निकलने वाला फल जो है कब पकेगा, जब आपको पता जानकारी होगा तभी तो आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करें। ठीक है, क्या तुमने ऐसे गुण और ज्ञान हैं, क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान हैं। आखेटक, आखेटक के बारे में हमने बताया था। आखेटक मतलब जो शिकारी होते हैं। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आखेटक और जो खाद्य संग्राहक होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उसके पीछे 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक वो आया है कि झूम कृषि क्या है। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, हाँ, समाप्त कर देते हैं। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि 2 कारण तो बताए इनने। पहला कारण है कि वो जो फल पौधे खाते थे, पेड़ पौधे से जो फल इत्यादि जो मिलता था वो समाप्त हो जाता है। दूसरा बात, उनके जानवरों के लिए चारागाह और जो जानवर वो मार कर खाते थे वो भी खत्म हो जाते थे, इसलिए वो दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए वे लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झील, झरने तथा नदियों में ही मिलते हैं। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रारंभिक मानव के जीवन स्तर के बारे में तो हमने 4 बातें देखी हैं। ठीक है, पहली चीज है कि वो पलायन क्यों करते थे। ठीक है, पहला कि भोजन के लिए जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते थे वो खत्म हो जाते थे इसलिए करते थे। दूसरा हो गया कि उनके जानवरों के लिए चारा नहीं था या फिर वो जिन जानवरों को खाते थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तीसरी बात पानी के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि मौसम उपयुक्त फल के लिए। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, सिर्फ 4 चीजें इसमें से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, क्या क्या
तुम स्कूल कैसे जाते हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तुमने अपने घर में स्कूल, ये भी जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभवतः है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो अपने खाद्य को संग्रहित करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से औजार बनाए हैं, इसमें से पत्थरों के औजार आज भी संग्रहित हैं। बहुत जगह से, बहुत साइट से मिले हैं पत्थरों के औजार। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ ये आपके काम के लिए नहीं है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते हैं, ठीक है। मुट्ठे इन द सेंस की, जैसे ये कुल्हाड़ी हो गया, इसमें जो पकड़ने के लिए होता है, ठीक है, मुट्ठे लगे होते हैं। मुट्ठे लगाकर भाले की और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां, औजार बनाने में भी किया जाता था, ठीक है। हाँ, पत्थर से बने औजार, ये पत्थरों से बने औजार प्राचीनतम औजार हैं। प्राचीनतम औजार कौन से? पत्थरों से बने औजार। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया था। इन्हें और बाद में बनाया गया था। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर हैं, प्राकृतिक पत्थर से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ औजार हैं, इनके बारे में देख सकते हैं। पत्थर, यहाँ पर देखिएगा, पत्थरों के औजारों का उपयोग, ये इस तरफ से कुछ औजारों के बारे में बताया गया, कैसे ये लोग उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर ध्यान देंगे। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें। लाल त्रिकोण वाले स्थान पे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, होने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये है भीमबेटका हो गया मध्य प्रदेश का, हुंगसी हो गया, कुनूल गुफाएं हो गया। यहाँ पे जो आखेटक थे, यहाँ पे इनके प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हाँ, जो आखेटक खाद्य संग्राहक जो रहा करते थे, ठीक है। तो इस मैप को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे की ओर देखिए। चूंकि पत्थर के उपकरण का बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें, जहां लोग पत्थरों के से औजार बनाते थे। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। उद्योग स्थल क्या होता था? जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। इनमें हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। तो दो चीजें यहाँ पर देखना, उद्योग स्थल क्या है ये आप ध्यान रखना। उद्योग स्थल जहाँ पर ये अपने लिए हथियार वगैरह बनाते थे, और आवासीय और उद्योग स्थल जहाँ पर ये लोग रहते थे और हथियार वगैरह बनाते थे, ठीक है। हाँ, अब ये भीमबेटका के बारे में बताया गया। भीमबेटका, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आधुनिक मध्य प्रदेश का, हाँ, आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इन गुफाओं और कंदराओं जैसे कि वे स्थल होते हैं जिन्हें यह दर्शाया गया है। ये देखो, ये भीमबेटका का चित्र है, ठीक है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग यहाँ जगह क्यों चुनते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल के बारे में समझिए। पुरास्थल उस स्थल को कहते हैं जहां औजार और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। हम पुरास्थल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अध्याय। पुरास्थल क्या है? जहां से उनके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर ध्यान देंगे। पाषाण और औजारों का निर्माण, ठीक है। पाषाण और औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीके से बनाया जाता था। तो इसमें बताया गया कि औजारों को जो है दो तरीके से बनाया जाता था। पहला, पत्थरों से पत्थरों को टकराकर, यानी जिस पत्थर से कोई और औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का
हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाला जाते थे जब तक कि वांछनीय आकार न मिल जाए। तो दो तरह का ये जरूरी है, जैसे लाइक कि आपको बताया जाए, दो तरीके से वो हाथी अपने जो पत्थर के औजार बनाते थे। पहली चीज कि एक पत्थरों को टकरा कर दूसरे तरीके को शल्क दबाव शल्क तकनीक कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा है किसी एग्जाम में। कहा जाता था इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टकराया जाता था और इस क्रोड पर हड्डियां या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाल जाते थे, इस जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। तो उपकरण बनाने के दो तरीके थे, ठीक है, ये ध्यान दे देना आप। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो। अब हमने पढ़ा था कुरनूल की गुफा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये है कुरनूल की गुफा, ये है कुरनूल की गुफा, ठीक है। कुरनूल की गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? सबसे पहले ये कुरनूल की गुफा में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए किया गया होगा, ठीक है। हाँ, बदलती जलवायु। अब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे, ठीक है। तो इसमें बता रहा है जो घास खाकर जानवर जिंदा रहते हैं उनकी आबादी बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। तो मछली भी इस काल में भोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष, बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था, ठीक है। नाम और तिथियां। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद उन्हें उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल से पहले, ठीक है। हाँ, पूरा पाषाण काल, यह दो शब्दों से बना, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण काल यानी पत्थर का काल। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य, ठीक है, हाँ, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं। मतलब मानव जो इतिहास की जो अधिकांश तक लाइक 99% जो कहानी है इसी दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, ठीक है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे थे। चित्र 13 पर बने देख लीजिए, ठीक है। तो चित्र में आप देख लीजिएगा 13 पर कहाँ है। हाँ गाइस, चित्र 13 मिल नहीं रहा है, बाकी मैं बाद में ऐड कर दूंगा। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। इसमें अध्ययन में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हो गया, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण का मतलब क्या था? हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। शैल चित्र।
शैल चित्र क्या होता है कि गुफाओं में दीवारों पर जो चित्र बने हुए शैल चित्र कहते हैं, ठीक है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन्हें कुछ कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था, ये शैल चित्र हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों गुफाओं में चित्र बनाया करते थे। देखो करते क्या थे, है ना। आरंभिक लोग क्या करते थे, फल फूलों का शिकार करते थे, पत्थरों की गुफाओं में और चित्र बनाते थे। ये अंडरलाइन वाली चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलते हैं जिसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी, पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, कुछ फिक्स ऐसा जो लाइक प्रमाण नहीं मिला है। इनमें दो बातें हो सकती हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा, या यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। आगे की ओर देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। कहाँ पर, महाराष्ट्र के पटने में, ठीक है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। चलिए आगे को ध्यान देंगे। हाँ, इन मनकों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, ठीक है। हुंसी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुंसी ढूंढिए। मानचित्र 2 यहाँ पर हुंसी ढूंढने की बात कह रहा है। यहाँ पर हुंसी ढूंढिए, ठीक है। और हुंसी का सूक्ष्म निरीक्षण करने को कह रहा है। ये रहा हुंसी, ठीक है। ये रहा हुंसी का, ठीक है। हाँ, कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। हुंसी में कई प्रकार के औजार मिलते हैं, संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांशतः औजार चुना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो अधिकांशतः जो औजार थे किससे बनाए थे, चुना पत्थरों से, ठीक है। आगे देखिए। हाँ, चित्र अपने एटलस में फ्रांस ढूंढे। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। चित्र लगभग 20,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक पहले के बीच का बताया जाता है, ठीक है। तो ये है, और ये रहा फ्रांस, ठीक है। ये रहा मैप में फ्रांस, ये रहा हमारा भारत, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे। हाँ, उपयोगी शब्द। आखेटक के बारे में आपको पता चला, पुरास्थल हो गया, उद्योग स्थल हो गया, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ठीक है। हाँ, कुछ तिथियां। मध्य पाषाण काल का युग 12,000 से 10,000 तक, नवपाषाण काल का युग 10,000 साल पहले, ठीक है। हाँ, अब इन क्वेश्चनों को आप अपने से खुद से कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए इस पर्टिकुलर पार्ट से, चैप्टर से, तो वो क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में शैल चित्र के सर्वोत्तम उदाहरण मिले हैं। अजंता एलोरा, भीमबेटका, रांची। तो कहाँ से भीमबेटका, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का मुख्य स्रोत क्या है। सिक्के, अभिलेख, पुरातात्विक। उस समय ना तो सिक्के थे, ना तो कोई अभिलेख था, ना ही कोई साहित्य था, क्योंकि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, पुरातात्विक अवशेष, ठीक है। भीमबेटका शैलेश्वर किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल के पास में। आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए औजार मुख्यतः किससे निर्मित थे। तो जाहिर सी बात है, पूरा काल का ही जो नाम है पत्थरों पर रखा गया, तो पत्थरों से ही निर्मित थे, ठीक है। पत्थरों से, ठीक है। सॉरी, सी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। शिकारी संग्रहकर्ता भोजन कैसे प्राप्त करते थे। खेती करके, व्यापार करके, शिकार एवं वनस्पतियों का संग्रह करके, पशुपालन करके। तो शिकार एवं वनस्पति का संग्रह करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीएससी मेंस में आया था 2020 में इस चैप्टर से, और ये भी मेंस 2019 में आया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इनको अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। और अगर आपको क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक लग रहा है तो निश्चित तौर पे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक